नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत अभी तक की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी। राज्य के विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से जमरानी बांध परियोजना पर कार्य जल्द शुरू करने का किया अनुरोध। अब जनता के बीच समय बिताएंगे सीएम धामी। हफ्ते में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को हर जिले में करेंगे रात्रि प्रवास। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ जनता से करेंगे संवाद। मंत्री रेखा और सचिन कुर्वे के विवाद की खाई हुई और गहरी। सचिव ने स्पष्टीकरण को लिखी चिट्ठी तो मंत्री की एसीआर लिखने की धमकी। बड़ा सवाल, किसने लांघी सीमा रेखा? और धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा 100 दिन में सिर्फ मुख्यमंत्री की जीत के लिए बनाई गई योजना, जनता के लिए नहीं किया कोई काम। और शुरुआत सबसे पहले खास खबर से, किसने लांघी सीमा रेखा। उत्तराखंड में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच अदृश्य दीवार फिर एक बार नजर आने लगी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और खाद्य सचिव सचिन कुर्वे के बीच पनपे मौजूदा विवाद ने फिर एक बार जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच की रसाकसी को सतह पर ला दिया है। रेखा आर्य नाराज हैं और अधिकारी को उसकी हद में रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में किसी ने अपनी सीमा रेखा को पार किया है? बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों, नेताओं और नौकरशाहों के बीच चली आ रही अदावत भले ही ऊपर से न दिखती हो, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि ये अदावत गाहे बगाहे सचिवालय के गलियारों से निकलकर मीडिया के कैमरों के सामने आ ही जाती है। मौजूदा वक्त में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नाराज हैं और नाराजगी अपने ही विभाग के सचिव सचिन कुर्वे से है। नाराजगी के बाद के हालात को समझें इससे पहले ये समझिए कि रेखा आर्य की खफा होने की वजह आखिर है क्या। दरअसल रेखा आर्य खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं और आईएएस सचिन कुर्वे राज्य के खाद्य सचिव हैं। हाल ही में राज्य के 6 डीएसओ का ट्रांसफर किया गया और नैनीताल के डीएसओ को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेज दिया गया। पूरा विवाद इन्हीं ट्रांसफर्स को लेकर शुरू हुआ। मंत्री रेखा आर्य का मानना है कि इन ट्रांसफर से पहले उनसे अनुमोदन नहीं लिया गया, लिहाजा रेखा आर्य ने चिट्ठी जारी कर इन ट्रांसफर्स को निरस्त कर दिया। लेकिन सचिन कुर्वे भी मजे हुए नौकरशाह निकले। सचिन कुर्वे ने भी एक लंबी चिट्ठी लिख इन ट्रांसफर्स को निरस्त करने से मना कर दिया और मंत्री रेखा आर्य को नियमों की पूरी डोज भेज दी। मौजूदा वक्त में तलवार दोनों ओर से निकली है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रेखा आर्य सचिव को एसीआर पर प्रतिकूल टिप्पणी की धमकी दे रही हैं, तो सचिन कुर्वे के पास नियमों की जानकारी वाली ढाल तैयार है। तो अब सवाल ये कि क्या कहीं किसी से गलती हुई है तो किससे हुई है, नहीं हुई तो ये हंगामा आखिर क्यों है? वैसे ये हंगामा नया नहीं है, कम से कम रेखा आर्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक इसके पहले के अपने मंत्रित्व काल में भी वो एक आईएएस अफसर के साथ ऐसा ही विवाद को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि खामी कहीं मंत्री में ही है, उसे अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता नहीं, या फिर खामी अधिकारी की है जो अपने अधिकारों को ही सही मान रहा है? आखिर कौन है जो अपनी सीमा रेखा को लांघ रहा है? या ये भी पूछते चलिए कि बार बार सीमा रेखा लांघता रहता है? ये रिपोर्ट देखिए। ट्रांसफर, चिट्ठी और हंगामा, और फिर बात अधिकारों, नियमों और एसीआर तक आप पहुंचे तो समझिए कि उत्तराखंड के सचिवालय में चलती मंत्रियों और नौकरशाहों की नूरा कुश्ती फिर एक बार सबके सामने है। रेखा आर्य और सचिन कुर्वे के बीच विवाद की उम्र भले ही अधिक न हो, लेकिन मंत्रियों और अफसरों की आपसी कलह का इतिहास पुराना है। मौजूदा वक्त में मंत्री रेखा आर्य जिस रुतबे और रुआब को लेकर सचिन कुर्वे के ऊपर हावी होने की कोशिश में हैं, कुछ वैसा ही रुतबा और रुआब सीनियर आईएएस षणमुगम को भी दिखा चुकी हैं। उस दौर में भी हंगामा खूब बरपा और तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उच्च स्तरीय कमेटी बनानी पड़ गई। बहरहाल रेखा आर्य और सचिन कुर्वे के सहारे शुरू हुई ये कहानी इस राज्य के पुराने जख्म को कुरेदती जरूर दिखती है।
तो ऐसे में समझिए कि नियमों की कम जानकारी, सरकारी कामकाज के तरीके पर पकड़ न होना और अपने चहेतों की इच्छा पूर्ति का दबाव कई बार मंत्रियों को हैवीवेट बनने का दिखावा करने पर विवश कर देता है। तो फिर नेताओं की रग रग से वाकिफ आईएएस अफसरों के लिए नियमों में से लूप होल निकालना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। तो ऐसे में याद करिए कि सतपाल महाराज से लेकर हरक सिंह रावत तक बतौर मंत्री अफसरों के रवैये से तंग आ चुके हैं। तो सच ये भी है कि आज तक अफसरों के खिलाफ कोई खास कार्रवाई हुई हो ऐसा दिखता नहीं है। तो फिर जानकार बताते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुखिया के पास जनता के बीच जाने और अपनी छवि बनाने का जो रास्ता होता है वो अधिकारियों और नौकरशाहों की राह से कोई खास अलग होता नहीं, क्योंकि नेता जो चाहता है वही अधिकारी बनाता है और चुनाव में प्रोपेगेंडा और डिलीवरी के बीच की लकीर को यही अफसर चाहे तो मिटा भी सकता है और चाहे तो इसे खाई में बदल भी सकता है। फिर याद करिए कि कैसे सूबे के तमाम मुख्यमंत्री राज्य का मुख्य सचिव अपने करीबी अफसरों को बनाते रहे हैं और चैन की बंसी भी बजाते रहे हैं। तो फिर ऐसे में तय करना भी मुश्किल है कि सीमा रेखा लांघ कौन रहा है। तो आज खास पेशकश में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम और खबरों के लिए जुड़िए मेरे सहयोगी रक्षंदा खान के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। अभी तक आप मेरे सहयोगी आशीष तिवारी के साथ हमारी खास पेशकश देख रहे थे। अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं प्रदेश की तमाम खबरों की। बात सबसे पहले करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करी। शुक्रवार को सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की और इस मौके पर सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना को जल्द कार्य पूरा करने के प्रस्ताव भी दिए हैं और परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया। उत्तराखंड में विकास कार्यों की निगरानी और आम जनता की समस्याओं को जानने के लिए अब सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जनता के बीच जाकर समस्या जानेंगे और समय भी बिताएंगे। इसके साथ ही प्लान भी जो है इसको लेकर तैयार हो चुका है, किस तरीके से विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा और इसके साथ ही सीएम धामी कैसे जनता से बात करेंगे और ये प्लान पूरा क्या है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से रूबरू होने के लिए जल्द ही नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ जनता से मिलेंगे बल्कि जनता के बीच समय भी बिताएंगे और उनसे जुड़े विकास के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने के साथ विकास कार्य धरातल पर उतारने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। जुलाई से सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश के हर जिले में रात्रि प्रवास कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो वहीं धरातल पर विकास कार्यों की क्या रिपोर्ट है, इसकी मॉनिटरिंग भी खुद जिलों में जाकर करेंगे। जी चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करें और सभी जिलों में उनका प्रवास हो। तो अब हम लोगों ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा, वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी जिले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। जो उम्मीदें प्रदेश की जनता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से की थी और जिन उम्मीदों के सहारे उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को वापस सत्ता में चुना है, अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने का वक्त आ गया है। शायद यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अब खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं पर प्राथमिकता से समाधान भी होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि संवाद के जरिए ही विकास के कार्य तेजी से पटरी पर उतरते हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये कोशिश सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही अभिनव प्रयास है और बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है और संवाद करने के लिए प्रवास आवश्यक है।
और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर सप्ताह 2 जिलों में प्रवास करने का निश्चय किया है तो निश्चित रूप से इससे प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा, विकास की गति को पंख लगेंगे और मुझे लगता है कि जो रुके हुए कार्य हैं या जो अटके भटके और लटके हुए कार्य हैं उनको शीघ्रता से पूरे करने में सहायता मिलेगी। जुलाई से प्रदेश में अब विकास कार्यों को तेजी से रफ्तार मिलने जा रही है, जिनकी मॉनिटरिंग खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि विकास कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। जुलाई महीने से उत्तराखंड में विकास कार्यों को और तेज रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलों में शुक्रवार और शनिवार को प्रवास करने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिलों में प्रवास करने से विकास कार्यों में तेजी आएगी, तो वहीं मंत्रियों के विभागों की विभागवार समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी जुलाई महीने से करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जो उम्मीदें प्रदेश की जनता को सीएम पुष्कर सिंह धामी से विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाने की हैं, उन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब कितना खरा उतरते हैं। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में जिलों का प्रभार मिलते ही जिला प्रभारी मंत्री अब एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जो जिले हैं उनमें जाकर अधिकारी से बात भी की है और बैठक करने के जो है शेड्यूल तैयार करने के लिए भी कहा है। इसके जरिए अब सभी मंत्री अपने अपने जिलों की स्थिति और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और क्या कुछ खास रहेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धामी सरकार ने अपने 8 मंत्रियों को हाल ही में जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्री इन जिलों में सरकार की योजनाओं की समीक्षा तो करेंगे ही, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या भी सुनी जाएगी। जिले के विकास को लेकर प्लान भी तैयार करना होगा। ये एक बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के बाद ही जिला प्लान में विकास कार्यों के लिए बजट रिलीज होता है। धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल ने जिलों के दौरे भी फिक्स कर लिए हैं। मैं भी खुद 27 और 28 तारीख को अल्मोड़ा जिले में जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं चमोली जिले में जाने वाला हूँ। तो जिला में जितने भी काम अभी तक प्रभारी मंत्रियों के द्वारा होते हैं या वहाँ जनता दरबार लगाने हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं उन सब का निराकरण करने के लिए अब सभी प्रभारी मंत्री जो है मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं। तो अब हफ्ते 10 दिन में सभी लोग अपने क्षेत्रों में जाना शुरू करें। उसमें लगभग 10-15 दिन का समय लगता है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 6 या 7 जुलाई को टिहरी का मैं अपना जिला योजना की बैठक लूँगा और तदुपरांत फिर उत्तरकाशी का। तो लगभग क्योंकि टिहरी उत्तरकाशी एक ही दिशा में है तो मेरे लिए और अच्छा है कि एक बार यहाँ फिर अगले बार वहाँ, इस प्रकार से हम लोग उसका दौरा भी करेंगे और वहाँ की जो जानकारी है वो लेंगे। प्रभारी मंत्री सरकार के कामकाज के साथ ही जिलों में संगठन की मजबूती, संगठन और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी करेंगे। तो वहीं 2024 के टारगेट को अचीव करने की जिम्मेदारी भी प्रभारी मंत्रियों के कंधे पर होगी। ऐसे में सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आपसी तालमेल बनाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। 30 जून को धामी सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा सरकार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उनके इन दिनों को निराशाजनक बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम धामी के चुनाव हार जाने के बाद 100 दिन के पहले के दिनों में जो मुफीद सीट तलाशने में भाजपा ने वक्त बिताया, फिर उसके बाद चुनाव जीतने की तैयारी की गई। इस बीच जनता के बीच धामी सरकार पहुंच ही नहीं पाई। उत्तराखंड सरकार के 100 दिनों की बात करूं तो 60 से 65 दिन तो एक हारे हुए मुख्यमंत्री को कहां से जिताना है, इसकी कश्मकश में भाजपा सरकार हो या संगठन हो लगा रहा। फिर चंपावत जब तय हुआ तो चंपावत में पूरी सरकार और संगठन मैनिपुलेशंस में लग गई कि कैसे उन्हें जिताया जाए। अब रही बात 30 से 35 दिन जो बचे, उसको आपके समक्ष है कि आपने देखा बजट पेश हुआ, क्या बजट में कुछ भी कोई भी प्रावधान ऐसा था जो
संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हो प्रदेश की जनता से, और उसको पूरा करने के लिए बजट में कुछ भी प्रावधान शामिल थे? नहीं थे। अग्निपथ योजना के विरोध में अब कांग्रेस देश भर के आला नेताओं के साथ विचार मंथन कर सभी राज्यों में सत्याग्रह करने का ऐलान कर चुकी है। उत्तराखंड में भी 27 जून को कांग्रेस सत्याग्रह मार्च निकालेगी। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि 27 जून को उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए सत्याग्रह मार्च में हिस्सा लेंगे। योजना का प्रतिमा सिंह ने कहा है कि योजना को लेकर कि ये देश विरोधी योजना है और इसके साथ ही देश की सुरक्षा के साथ इस योजना के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 27 तारीख को पूरे प्रदेश में, पूरे जिलों में 70 की 70 विधानसभाओं में सत्याग्रह मार्च का आयोजन किया गया है, जिसको हम एक मार्च निकालेंगे जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। और ये मार्च जो सत्याग्रह का है, ये प्रदेश और देश की सरकार को दिखाने के लिए है कि आप जितनी भी अपनी तानाशाही कर लीजिए, हम आपके हर जो देश विरोधी और जन विरोधी फैसले हैं उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। वहीं अग्निवीर योजना के विरोध में उत्तराखंड में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी देहरादून में प्रदर्शन कर गांधी पार्क से घंटाघर तक पैदल मार्च निकाला और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। उस 2 साल में इन्होंने क्या किया ये नहीं पता। इसमें भर्ती नहीं किया, चलो घोषणा करते थे, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया चालू होती, भर्ती नहीं। उन लोगों ने बेचारों ने फिजिकल टेस्ट भी दे दिया, रिटन टेस्ट भी दिया। अब उनका आखिरी इंटरव्यू था, तो उसमें बुलाने समय उन्होंने ये बदल दिया कि वो प्रक्रिया खत्म, अब नहीं अग्निपथ में। और वो जितने भी वो जिन्होंने तैयारी की थी 2 साल के, जो टेस्ट पास कर चुके थे, तैयारी में थे कि अब हमारा कॉल आएगा, हम जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, भर्ती जाएंगे, वो ओवरेज हो। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग वैसे तो सुर्खियों में बना ही रहता है, लेकिन राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा दून मेडिकल कॉलेज अब नया स्वरूप लेते हुए नजर आ रहा है, जहां न सिर्फ मरीजों को अब पहले से बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि तीमारदारों को भी सहूलियत मिलेगी। क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार दून मेडिकल चिकित्सालय में न केवल दून के बल्कि पहाड़ के भी दूरस्थ क्षेत्रों से लोग इलाज के लिए आते हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में अस्पताल का बुनियादी ढांचा मजबूत होने के साथ ही आधुनिक तकनीकी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस हुआ है, जहां हर बीमारी का इलाज अब एक ही छत के नीचे मिल सके, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जुलाई के पहले हफ्ते से दून मेडिकल कॉलेज की हाईटेक 6 मंजिला बिल्डिंग, जिसमें नई आईसीयू, ओटी और गायनी विंग मरीजों की सुविधाओं के लिए शुरू होने वाला है, जहां पर मरीजों की हर सुविधा के लिए अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन भी है। यानी कि अब मरीजों को अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में जल्द ऑपरेशन की भी सुविधा मिलेगी। हमारी जो इमरजेंसी और गायनी ओपीडी जो इमरजेंसी ओपीडी चल रही है, वो 1 जुलाई से हम उसको शुरू करने वाले हैं और उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। जो कार्यदायी संस्था उससे भी हमारी बात हो गई है और हमारा प्रतिदिन गायनी डिपार्टमेंट और इमरजेंसी के नोडल ऑफिसर के द्वारा प्रत्येक दिन निरीक्षण किया जा रहा है कि उसमें क्या कमी है, कैसे उसको अपडेट करना है, स्टाफ की क्या आवश्यकता है, सेफ्टी गार्ड के बारे में क्या क्या हमको करना है। दून अस्पताल उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है, जिसे दून मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद ये उम्मीद जताई गई थी कि यहाँ पहले से भी बेहतर सुख सुविधा मरीजों तक पहुँचाई जा सकेगी। धरातल पर सुविधाएं मरीजों तक पहुँचाने में समय जरूर लगा, लेकिन बेहतर सुविधाओं में मरीजों का इलाज भी अब पहले के मुकाबले आधुनिक तकनीकी सुविधाओं के साथ हो सकेगा। इसके साथ ही इमरजेंसी, ओटी और गायनी विंग की नई बिल्डिंग शुरू होने के बाद अब अस्पताल में महिलाओं को परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ेगी। मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी सहूलियत मिलेगी। और इसी मौके पर हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने अस्पताल का जायजा तो लिया ही, साथ ही दून मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल आशुतोष स्याना से भी खास बातचीत कर अस्पताल में शुरू होने जा रही नई बिल्डिंग में क्या कुछ सुविधाएं हैं, इसकी बारीकी से जानकारी दी। उत्तराखंड राज्य का स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही जहां एक तरफ सुर्खियों में रहता है, तो वही राजधानी का जो सबसे बड़ा अस्पताल है दून मेडिकल कॉलेज, वो अपने अत्याधुनिक
तकनीकी से लैस है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष सियाना जो कि दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से नई ओटी का और इमरजेंसी का और आईसीयू की बिल्डिंग जो यहाँ पर खड़ी की है, किस तरह से देखते हैं। सर, स्वागत है आपका रफ्तार मीडिया पर। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह से दून मेडिकल कॉलेज छोटी छोटी इनोवेटीकरण सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार आपके आने से यहाँ पर एक आईसीयू की बिल्डिंग यहाँ पर मिली है, ओटी की बिल्डिंग यहाँ पर मिली है, किस तरह से देखते हैं, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मरीजों को मिलने वाली है? जी हाँ, नमस्कार। देखिए, ये ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग जो है दून मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा है और कई वर्षों से जो है ये इसका निर्माण कार्य चल रहा है और जो कार्यदायी एजेंसी है उन्हें बार बार जल्दी इसको तैयार करने के लिए चेताया जाता है। और अभी जो हमने जो तिथि निर्धारित की है जुलाई फर्स्ट वीक तक जो है हम जो है इसका लगभग जो है 2 या 3 जो है फ्लोर हमारा जो है लक्ष्य है कि 2 इनको संचालित कर दें और इन 2-3 फ्लोर को जो है संचालित करने के बाद फिर हम जो है जो ऊपरी जो मंजिलें हैं जहां पर हमारे ओटी आईसीयू स्थित हैं उनको भी हम संचालित करेंगे। बिल्कुल, आपने तकनीकी तौर पर अगर हम बात करें तो तकनीकी तौर पर यहाँ पर एमआरआई की एक बड़ी मशीन यहाँ पर आपके द्वारा इंस्टॉल की गई है और जो कि अगर हम पहाड़ की बात करें, पहाड़ से अमूमन जब यहाँ पर मरीज आते हैं तो यहाँ पर ओटी के अभाव में या एडमिट के अभाव में आसपास के अस्पतालों में मरीज जाते हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से आपने अत्याधुनिक ओटी यहाँ पर इंस्टॉल की है, इसको लेकर अभी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी हाँ, अभी तक यहाँ पर 4 ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर ओटी जो कि अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर हैं जिसमें संक्रमण नहीं के बराबर हम मानक जो है रखे गए हैं और बहुत ही सुविधाएं जो भी ऑपरेशन थिएटर एक अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर में होते हैं सभी जो है इस मॉड्यूलर ओटी में जो है उपलब्ध कराए गए हैं और इसके अलावा अन्य ऑपरेशन थिएटर भी धीरे धीरे जो है इनके द्वारा तैयार किए जाएंगे। सर, स्टाफ की अगर हम बात करें तो लगातार स्टाफ को लेकर भी सवाल होते हुए हैं, लेकिन आईसीयू जो आपका ओपीडी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर मरीज लगातार सुबह के समय वहाँ पर काफ़ी रश रहता है, उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, उसको लेकर अभी हम क्या करने वाले हैं? ओपीडी भवन भी पिछले 2-3 सालों से संचालित हैं, लेकिन उसमें कई काम ऐसे थे कि जो कार्यदायी एजेंसीज ने नहीं करे थे और यह अब अंतिम चरण पर है और मुझे लगता है कि एक बार यह भवन जो है हस्तगत हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सभी सुविधाएं मरीजों को जो है मिल सकेंगी और यहाँ पर जो भवन है उसमें ओपीडी की समस्त सुविधाएं, समस्त जांच, एक्सरे सभी एक छत के नीचे जो भी ओपीडी में आते हैं उनको मिलेगी। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग जहां हमेशा से ही विवादों में रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो राज्य के जो लोग हैं उनके लिए एक सुखद समाचार है। सुखद समाचार ये है कि जो राजधानी देहरादून का बड़ा मेडिकल कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी विंग था जिसमें मरीजों को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इसी जो दून मेडिकल कॉलेज की एक नई बिल्डिंग है जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पूरा काम यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि ये दून मेडिकल कॉलेज की नई विंग है जिसमें ऑपरेशन थिएटर और गायनी और इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मरीजों के लिए सुख सुविधाओं से और अत्याधुनिक तकनीकी से लैस ये दून मेडिकल कॉलेज का दृश्य है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का अंदर का भी नज़ारा थोड़े से दिखाने की कोशिश करें जिससे उत्तराखंड की आम जनता को भी पता चले कि राजधानी देहरादून का जो दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर किस तरह की सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि सूचना के अभाव में मरीज बेहतर स्वास्थ्य पाने से बच जाते हैं। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, जो दून का ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर अलग अलग तकनीकी की जो मशीनें हैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई हैं और बताया ये जा रहा है कि दून अस्पताल प्रशासन ने ये बताया है कि जुलाई के पहले सप्ताह में यहाँ पर मरीजों के लिए यह जो विंग है, जो इमरजेंसी का वार्ड है, ये खोल दिया जाएगा। मरीजों को सुख सुविधाएं यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से दून अस्पताल, राजधानी का जो दून अस्पताल है वो लगातार अपने कार्यों की वजह से जाना जा रहा है और हमेशा हर दिन एक नए आयाम यहाँ पर स्थापित भी हो रहे हैं। नई नई मशीनें दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित है, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, अन्य नई नई तकनीकों की मशीनें दून हॉस्पिटल में अब इंस्टॉल कर दी गई हैं। अब मरीजों को यहाँ पर किसी भी समस्या का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ हितेश त्यागी, रफ्तार मीडिया, देहरादून।
लोहाघाट में बदहाल पड़ी सड़कों को एनएच दुरुस्त करने का काम कर रहा है। आमजन का कहना है कि सड़कों के डामरीकरण से जहां हादसों पर लगाम लगेगा, वहीं जाम के झाम से भी उन्हें निजात मिलेगी। वहीं एनएच अभियंता HN मिश्रा ने कहा कि जल्द क्षेत्र की सभी सड़कें जो हैं उन्हें सुधारा जाएगा। ये करीब 1.5 साल बाद हुआ है इसमें डामरीकरण का काम चालू ना। अभी तो हम रोडवेज से लेकर के पुल तक कर रहे हैं, पुल से फिर कहते हैं ये डाउन साइड में कर रहे हैं। लोहाघाट में इन दिनों रोडवेज चालक और परिचालकों की काफी कमी है। आलम यह है कि डिपो में चालक और परिचालक डबल शिफ्ट में लंबी दूरी का भी सफर तय कर रहे हैं। लोहाघाट डिपो से दिल्ली, गुड़गांव, देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर के यात्री सफर करते हैं। रोडवेज में कर्मियों की कमी से उन्हें भी दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि निगम प्रबंधन ने जल्द चालक परिचालकों की भर्ती की मांग की है। परिचालक आयोजन कम पड़ते हैं, जिससे हमारे यहाँ चालक परिचालन की व्यवस्था की जाए और हमारे परिचालक डबल टिबल ड्यूटी कर रहे हैं और इससे हमारे संचालन में परेशानी हो रही है। यात्रियों को तो दिक्कतें क्या हैं, यात्री तो हमारे जैसे तैसे हम संचालन चला ही रहे। हल्द्वानी में निजी मार्शल आर्ट एकेडमी में 50 बच्चों के ग्रुप को 25 से 27 जून तक होने जा रही वुशु प्रतियोगिता के लिए ट्रेन किया गया। प्रतियोगिता को लेकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रतियोगिता देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होगी, जिसमें जीतने वाले विजेता को स्वर्ण पदक के साथ ही हिमाचल में आयोजित हो रही राष्ट्रीय स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जो कार्यक्रम हमने रखा है, इसमें बच्चे जो हमारे 11वीं वुशु जो स्टेट लेवल चैंपियनशिप हो रही है, जो कि देहरादून में हो रही है, उसमें हमारे नैनीताल ज़िले के विभिन्न जगह से 40 बच्चे सेलेक्टेड है। आज उनके लिए टी-शर्ट वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और उन बच्चों को यहाँ से शुभकामनाएं दे के आगे कार्यक्रम के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा गया है। कराटे एक अच्छा स्पोर्ट्स है, उसका मोटो सेल्फ डिफेंस है और आगे मतलब कराटे में बहुत स्कोप है और हम इससे बहुत सारे मतलब लाइक जितुशु वुशु में जा रहे हैं। इस बार हम वुशु की स्टेट चैंपियनशिप में जा रहे हैं, तो इसमें अगर हम कोई मतलब इससे हम आगे नेशनल में जा सकते हैं अगर कोई गोल्ड मेडल लाता है और कराटे में आगे बहुत स्कोप। लक्सर के खेड़ा कला गांव में गन्ने के खेत में गुलदार का शव मिला। शव को देखने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। जानकारी पर पहुंची टीम ने गुलदार के शव की मौत के कारणों को जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जब महिलाएं खेत में काम करने के लिए आई तो उनकी नजर मृत पड़े गुलदार पर पड़ी। जी, गुलदार के शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर हमारी टीम मौके पर पहुंची है। मृत्यु के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हेडलाइंस में। नमस्कार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी। राज्य के विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से जमरानी बांध परियोजना पर कार्य जल्द शुरू करने का किया अनुरोध। अब जनता के बीच समय बिताएंगे सीएम धामी। हफ्ते में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को हर जिले में करेंगे रात्रि प्रवास। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ जनता से करेंगे संवाद। मंत्री रेखा और सचिन कुर्बे के विवाद की खाई हुई और गहरी। सचिव ने स्पष्टीकरण को लिखी चिट्ठी तो मंत्री की एसीआर लिखने की धमकी। बड़ा सवाल, किसने लांघी सीमा रेखा? और धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा 100 दिन में सिर्फ मुख्यमंत्री की जीत के लिए बनाई गई योजना, जनता के लिए नहीं किया कोई काम।